हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ क्लास 10th विज्ञान चैप्टर 11 कार्य ऊर्जा व शक्ति, इसका पार्ट 12 पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे ऊर्जा का क्षय। तो ऊर्जा का क्षय किन रूपों में होता है, तो उसके बारे में हम मुख्य रूप से इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो ऊर्जा का क्षय जो है वो सर्वप्रथम होता है ऊष्मा ऊर्जा के रूप में। ऊष्मा ऊर्जा, ठीक है। अब जैसे हम बात करें कि जब कोई कार्य किया जाता है तो घर्षण हवा द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध और विभिन्न प्रतिबाधाओं के कारण कार्य करने की क्षमता में कमी आती है, ठीक है। अब जैसे किसी निकाय पर कार्य किया जाता है तो कार्य करने के दौरान जो है कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है जिसमें घर्षण है, ठीक है, और कई प्रतिबाधाएं हैं, प्रतिरोध हैं, तो जिसके कारण क्या होता है कार्य करने की क्षमता में क्या आती है, कमी आ जाती है। यानी व्यक्ति जो है उसके कार्य करने की क्षमता में विभिन्न प्रतिबाधाओं जैसे घर्षण और हवा के कारण कार्य करने की क्षमता में कमी आती है और वह वस्तु जिस पर कार्य किया जाता है वो गर्म हो जाती है और इसका ऊर्जा क्षय का अधिकांश भाग ऊष्मा ऊर्जा के रूप में क्षयित हो जाता है। जैसे हम बात करते हैं पंखे की, यानी जब पंखे को विद्युत ऊर्जा दी जाती है, ठीक है, तो पंखा क्या करता है, घूर्णन करता है, गति करता है, घूमने लगता है। तो घूर्णन के दौरान क्या होगा, घर्षण के कारण, और जब घर्षण की प्रक्रिया होगी तो उस घर्षण के कारण यानी प्रतिरोध के कारण, प्रतिबाधाओं के कारण जो पंखा है वो कुछ समय के उपरांत क्या हो जाता है, धीरे धीरे गर्म हो जाता है। और जब गर्म होगा इसका मतलब उसमें ऊर्जा की क्या होती है, हानि होती है, ऊर्जा का क्षय होता है, ठीक है। तो ये आपको इसमें ध्यान में रखना है। और सेकंड हम जो बात करते हैं वो प्रकाश ऊर्जा, लाइट एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा कैसे होती है कि जो दहन प्रक्रियाओं में ऊष्मा का कुछ भाग प्रकाश ऊर्जा के रूप में अनुपयोगी हो जाता है। यानी जो दहन यानी किसी वस्तु को जब जलाया जाता है तो जलाने के उपरांत जो है उस वस्तु में जो ऊर्जा है दहन के दौरान इसका कुछ जो भाग है वो किस रूप में, प्रकाश ऊर्जा के रूप में क्षयित हो जाता है या प्रकाश ऊर्जा के रूप में वातावरण में जो है वो चला जाता है दहन ऊर्जा के दौरान, ठीक है। और थर्ड हम बात करते हैं ध्वनि ऊर्जा, साउंड एनर्जी, ध्वनि ऊर्जा, ठीक है। अब ये जो ध्वनि ऊर्जा है ये क्या होती है तो इसके बारे में हम देखते हैं। देखना इसमें जैसे टक्कर, घर्षण व अन्य प्रक्रियाओं में ऊर्जा का कुछ भाग ध्वनि ऊर्जा के रूप में क्षयित हो जाता है। जैसे टक्कर है, घर्षण है, टक्कर हुई, घर्षण हुई, व अन्य प्रक्रियाओं में ऊर्जा का कुछ भाग जो है वो ध्वनि ऊर्जा के रूप में क्षयित हो जाता है। किस रूप में, ध्वनि ऊर्जा के रूप में क्षयित हो जाता है। जब टक्कर होती है, घर्षण होती है तो उस स्थिति में कुछ भाग वो ध्वनि ऊर्जा के रूप में क्षयित हो जाता है। जैसे घर्षण के कारण अणुओं में होने वाले कंपन दाब तरंग में बदलते हैं जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। अब जैसे घर्षण हुआ, घर्षण के कारण जो कंपन दाब होते हैं, ठीक है, जैसे घर्षण हुआ तो घर्षण से जो कंपन दाब होते हैं वो तरंग में बदलते हैं। किस में बदलेंगे, तरंग में। और तरंग में बदलते हैं कौन से, घर्षण दाब। जब घर्षण से जो कंपन दाब है वो तरंग में बदलते हैं जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। और जब तरंग में बदलते ही किसका निर्माण होगा, ध्वनि उत्पन्न होगी। तो ये स्थिति आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ध्वनि ऊर्जा के बारे में इतना आपको ध्यान में रखना है। अब जो निकाय में ऊर्जा का जो है वो हानि है उसको समझने के लिए, ऊर्जा क्षय को समझने के लिए हम एक बिजली का उदाहरण लेते हैं।
जो घरेलू दैनिक जीवन में उपयोग में लेते हैं बिजली, तो उसके बारे में हम एक उदाहरण के रूप में इसको समझते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि जब विद्युत का उत्पादन किया जाता है, चाहे तरीका कोई सा भी हो, तो जब विद्युत का उत्पादन किया जाता है तो उस स्थिति में विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग जो है वो क्या होता है, क्षय होता है। तो जैसे हम बात करते हैं नाभिकीय संयंत्र है और जल विद्युत संयंत्र है, कोयला संयंत्र है, उसके साथ साथ परमाणु बिजली घर जो संयंत्र हैं, तो और अन्य माध्यम या विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा जब ऊष्मा ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा जो है वो उत्पन्न की जाती है, तो कुछ ऊर्जा जो है वो अनुपयोगी कार्यों के रूप में या अनुपयोगी रूप से क्या हो जाती है, क्षय हो जाती है। यानी जैसे पवन ऊर्जा का जब हम ऊर्जा का निर्माण करते हैं, जल विद्युत से निर्माण करते हैं, ताप विद्युत से निर्माण करते हैं, परमाणु रिएक्टरों से जब विद्युत ऊर्जा बनाते हैं, तो उस स्थिति में कुछ जो भाग है वो क्षयित हो जाता है, यानी ऊर्जा के क्षय के रूप में अनुपयोगी रूप से वह वायुमंडल में चला जाता है, जिसका हम कोई भी उपयोग नहीं कर सकते हैं। और ऊष्मा जो ऊर्जा होती है, कौन सी ऊष्मा ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा भाप बनाकर टरबाइन चलाते हैं और टरबाइन से यांत्रिक ऊर्जा के रूप में गतिज ऊर्जा के द्वारा जनित्र घुमाते हैं और इसमें कुछ ऊर्जा का ह्रास होता है। जैसे वही बात है, कोयले से हमने ऊष्मा प्राप्त की, जल विद्युत है, उसके साथ साथ ताप विद्युत भी हम बोल सकते हैं, और परमाणु बिजली घर हैं। अब उससे क्या होती है, ऊष्मा प्राप्त होती है। अब इस ऊष्मा का उपयोग जैसे जल है, जल की भाप बनाते हैं और इस भाप से टरबाइन जो हैं, टरबाइन घुमाते हैं। टरबाइन का संबंध किससे होता है, जनित्र से होता है, और जनित्र से किसका निर्माण कर लेते हैं, विद्युत ऊर्जा का निर्माण कर लेते हैं। किसका निर्माण कर लेते हैं, विद्युत ऊर्जा का निर्माण जो है वो कर लिया जाता है। अब जैसे भाप होती है तो भाप के कारण इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, तो गतिज ऊर्जा से टरबाइन घूमेंगे, टरबाइन से जनित्र हैं, जनित्र से ऊर्जा प्राप्त कर ली जाती है। तो ये स्थिति आपको ध्यान में रखना है। और इस स्थिति में इस संपूर्ण प्रक्रिया में कुछ भाग जो है, कुछ भाग वो क्षयित हो जाता है, कुछ भाग जो है वो ऊर्जा के रूप में क्षयित हो जाता है। जब हम स्विच चालू करते हैं, घरों का स्विच चालू करते हैं, ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि टरबाइन के द्वारा जनित्र से विद्युत उत्पादन होता है और एक कोयला संयंत्र की दक्षता करीब कितनी होती है, 40% होती है। कोयला संयंत्र जो होता है, उस कोयला संयंत्र की दक्षता जो है वो कितनी होती है, 40% है, यानी 60% जो भाग है वो क्षयित हो जाता है। तो ये स्थिति आपको इसमें ध्यान में रखनी है। जनित्र द्वारा विद्युत उत्पादन जो है विद्युत आवेशों की गतिज ऊर्जा में बदल देते हैं और ये विद्युत ऊर्जा सुचालकों के माध्यम से हमारे घर तक क्या होती है, पहुंचाई जाती है, और इस दौरान इसके संचरण, वितरण और भंडारण में विद्युत ऊर्जा का क्षय होते हैं। और जब हम घरों में जो लाइट होती है, लाइट का जो स्विच होता है, जब घरों की लाइट का स्विच को चालू करते हैं तो विद्युत धारा है वो बल्ब तक विद्युत ऊर्जा को ले जाती है। ध्यान रखना, स्विच जो है, स्विच चालू करते हैं तो चालू करते ही जो परिपथ में क्या बहेगी, विद्युत धारा, और ये विद्युत धारा जो है वो परिपथ से होते हुए कहाँ तक चली जाएगी, बल्ब तक। कहाँ तक चली जाती है, बल्ब तक चली जाती है, ठीक है। और ये बल्ब है, उसका फिलामेंट जो है वहाँ तक, ये बल्ब के फिलामेंट, अब फिलामेंट तक ये पहुँचेगी ऊर्जा, जिससे फिलामेंट क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और फिलामेंट जब गर्म हो जाता है तो उस स्थिति में फिलामेंट प्रकाश ऊर्जा
उत्पन्न करता है, या हम बोल सकते हैं फिलामेंट में ऊष्मा उत्पन्न होती है। और एक निश्चित ऊष्मा पर हमें प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होती है और अधिकांश ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा के रूप में क्षयित हो जाती है। तो ध्यान रखना इसमें कि जब स्विच को चालू करते हैं तो परिपथ के माध्यम से जो विद्युत धारा है वो बल्ब के फिलामेंट तक जाती है। फिलामेंट गर्म होता है जिससे ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है और हमें प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होती है, और अधिकांश जो भाग होता है वो किस रूप में क्षयित हो जाता है, ऊष्मा ऊर्जा के रूप में क्षयित हो जाता है। ठीक है, तो ये स्थिति आपको ध्यान में रखनी है। और कोयले में उपलब्ध कुल रासायनिक ऊर्जा का बहुत थोड़ा हिस्सा ही हमें प्रकाश ऊर्जा के रूप में मिलता है। तो दक्षता मैंने देखी कोयले की 40% होती है, तो कुछ हिस्सा ही जो है वो हमें प्रकाश ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। ये स्थिति आपको इसमें मुख्य रूप से ध्यान में रखनी है। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं कि जो वाहन होते हैं उसमें आंतरिक दहन से डीजल और पेट्रोल का उपयोग होता है। जैसे वाहनों में डीजल व पेट्रोल, अब देखो वाहनों में जो डीजल और पेट्रोल है उससे कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है, रासायनिक ऊर्जा प्राप्त होती है। और ये जो रासायनिक ऊर्जा है इसका जब दहन होता है तो उससे रासायनिक ऊर्जा, और जब इसका दहन होगा तो दहन होते ही हमें कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, और पिस्टन पर दबाव डालती है, और ये ऊष्मा ऊर्जा कहाँ पे दबाव डालेगी, पिस्टन पर। कहाँ पे दबाव डालती है, पिस्टन पर दबाव लाती है और पिस्टन घूमने लगता है। ठीक है, तो पिस्टन घूमेगा, और जब पिस्टन घूमने लगता है, जब दबाव डलेगा पिस्टन घूमेगा, तो उस स्थिति में वाहन के पहियों को गतिज ऊर्जा मिलेगी। वाहन के पहियों को गतिज ऊर्जा मिलेगी, और जब पिस्टन घूमता है तो वाहन के पहियों को कौन सी ऊर्जा मिलती है, गतिज ऊर्जा मिलती है, जिससे इंजन की ध्वनि, प्रकाश, सड़क के बीच घर्षण के कारण उत्पन्न ऊष्मा, कई अनुपयोगी कार्य के रूप में ऊष्मा क्षय होता है। अब देखो वाहन के पहियों को गतिज ऊर्जा मिलेगी और वाहन के पहिए क्या करते हैं, गति करते हैं और गाड़ी चलने लगती है। अब इस स्थिति में देखो कुछ ऊर्जा का क्षय होगा। कैसे होगा, जब पहिए घूमते हैं तो घूमने से सतह और पहियों के बीच में घर्षण बल लगेगा, जिसके द्वारा कुछ ऊर्जा का ह्रास होता है। गाड़ी के इंजन जो है वो गति करता है, तो उसके जो पिस्टन हैं वो घूर्णन करते हैं या गति करते हैं, तो उससे कुछ ऊर्जा का ह्रास होगा। साथ ही जब गाड़ी चलती है तो ध्वनि ऊर्जा है वो हमें प्राप्त होती है, तो उससे कुछ ऊर्जा है उसकी हानि होती है, कुछ ऊर्जा का ह्रास जो है वो देखने को मिलता है। वाहनों में प्रयुक्त होने वाले ईंधन की कुल ऊर्जा क्षमता का करीब 1/4 वर्तमान के वाहनों से हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कितना भाग प्राप्त कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1/4 भाग जो है वो हम ऊर्जा के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान से देखना फिर से इसको, कि जब वाहन जो होते हैं उन वाहनों में किसका उपयोग होता है, डीजल और जो पेट्रोल है इसका उपयोग किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, वाहनों में। कहाँ पे किया जाता है, वाहनों में। और इन डीजल और पेट्रोल से कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है, रासायनिक ऊर्जा प्राप्त होती है। और जब इस डीजल और पेट्रोल का दहन होता है तो ऊष्मा प्राप्त होती है, और ये ऊष्मा ऊर्जा पिस्टन पर दबाव डालती है, जिससे पिस्टन घूमने लगते हैं और वाहनों के पहियों को गतिज ऊर्जा मिलती है, और वाहन क्या करता है, पहिए घूर्णन करते हैं तो वाहन भी गति करते हैं। अब देखना उस स्थिति में कुछ ऊर्जा का ह्रास होता है, और कुछ ऊर्जा का ह्रास का मतलब जैसे कुछ भाग तो घर्षण ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाती है, यानी उसको क्षयित हो जाती है, कुछ ध्वनि ऊर्जा के रूप में क्षयित हो जाती है,
और अंत में जो रिजल्टेंट ऊर्जा का भाग है वो हमें कितना प्राप्त होता है, 1/4 भाग, यानी 25% भाग है वो इस रासायनिक ऊर्जा से प्राप्त हो पाता है कार्य के लिए, और लगभग 75% भाग है वो क्षयित हो जाता है। तो ये आपको इसमें कुछ बातें हैं वो ध्यान में रखनी है। अब उसके बाद में हम आगे बात करें तो ऊर्जा के क्षय को कम करने के उपाय। तो ऊर्जा क्षय को हम किस प्रकार से जो है वो कम कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम जो है वो देखने का प्रयास करते हैं कि ऊर्जा क्षय को किस प्रकार से कम किया जा सकता है। ऊर्जा क्षय को कम करने के उपाय। तो इसमें आपको कुछ बातें हैं वो ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले पता है कि हमारे जीवन में जो ऊर्जा है उसका मूल आधार है, और भारत जैसे जो विकसित देश हैं तो उसमें आवश्यकता की पूर्ति के लिए अधिकतम दक्षता के साथ हमें करना चाहिए, और जो अनावश्यक रूप से ऊर्जा के क्षय को रोका जाए। किसी कार्य को करने के दौरान ऊष्मा, ध्वनि, प्रकाश, घर्षण आदि से होने वाले ऊर्जा क्षय को जितना कम किया जा सके उतनी ऊर्जा हमें कार्य को पूरा करने के लिए मिलेगी। और किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए एक से अधिक विकल्प हो तो हमें उस विकल्प को चुनना चाहिए जो अधिक दक्ष हो। अब देखो कौन कौन से उपाय हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले है कि घरों में उपयोग आने वाले विद्युत युक्तियां जैसे टीवी है, ओवन है, माइक्रोवेव ओवन है, उसके साथ साथ वॉशिंग मशीन ठीक है। टीवी, ओवन, वॉशिंग मशीन, जब इनका उपयोग नहीं किया जा रहा हो तो उसको स्टैंड बाय मोड पे रखा जाए, ठीक है। यानी टीवी या विद्युत युक्तियां जब इनका उपयोग नहीं किया जा रहा हो तो उसको स्टैंड बाय मोड पर रखा जाए। उससे क्या होगा, आपातोपयोगी, तो इसको हिंदी में बोलते हैं आपातोपयोगी स्थिति में, यानी जब टीवी, ओवन, वॉशिंग मशीन है इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं तो उस स्थिति में इसको स्टैंड बाय मोड पे रखा जाए या आपातोपयोगी स्थिति में रखा जाए। तो उससे क्या होगा, कुछ मात्रा में ऊर्जा क्षय है उसको कम किया जा सकता है। और यदि इसका हम बिल्कुल ही उपयोग नहीं करें तो उस स्थिति में स्विच को बंद कर देना चाहिए। यानी इससे क्या, टीवी है, ओवन है, वॉशिंग मशीन है, इनकी जो स्विच है उसको क्या कर देना चाहिए, बंद कर देने चाहिए, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं कि वर्तमान में वाहन, पंखा, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, वातानुकूलन यंत्र व अन्य कई विद्युत साधनों पर स्टार रेटिंग दी जाती है। जैसे पंखा है, टीवी है, फ्रिज है, एसी है, ठीक है, बल्ब है। तो ये जितने भी विद्युत उपकरण हैं इनको कौन सी रेटिंग दी जाती है, स्टार रेटिंग दी जाती है। कौन सी रेटिंग दी जाती है, स्टार रेटिंग दी जाती है। और ज़्यादा स्टार रेटिंग वाले उपकरण ज़्यादा ऊर्जा दक्ष होते हैं। जैसे किसी पे डबल स्टार आते हैं, किसी पे 3 स्टार आते हैं, किसी पे 4 आते हैं और किसी पे 5 स्टार रेटिंग आती है। और यदि किसी विद्युत उपकरण पर ज़्यादा स्टार रेटिंग दे रखी है इसका मतलब वो अधिक ऊर्जा दक्ष होते हैं, अधिक ऊर्जा दक्ष होते हैं। यानी इनसे ऊर्जा के क्षय को बहुत कम किया जा सकता है, ऊर्जा क्षय को बचाया जा सकता है अधिक स्टार रेटिंग वाले उपकरण को खरीदकर। ऊर्जा दक्ष साधित्र करीब 30%
तक कम बिजली की खपत करते हैं। कितने प्रतिशत? 30% से कम ऊर्जा की जो क्षय है या उसको क्षयित करते हैं 30% से कम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इससे बिजली की खपत है वो 30% से कम हो जाती है। जैसे 5 स्टार रेटिंग है तो उससे ऊर्जा की खपत है उसको 30% से कम किया जा सकता है ऊर्जा दक्ष उपकरणों को खरीदकर। उसके साथ आगे देखते हैं, खासकर साथ ही उतनी क्षमता का साधित्र उपयोग किया जाता है। साधित्र उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब जैसे इसके लिए हमें चाहिए कि बिजली का उपयोग कम करने के लिए हमें CFL व LED का उपयोग करना चाहिए। CFL व LED का उपयोग करना चाहिए। और ये जो CFL व LED जो हैं वो काफ़ी मात्रा में किसको कम करते हैं? ऊर्जा के क्षय को कम कर सकते हैं। अब एक अनुमान के अनुसार जो है वो एक सामान्य तापदीप्त बल्ब 12,000 घंटे चलता है। 12,000 घंटे चलता है। ठीक है, और CFL की उम्र जो है वो 8,000 घंटे होती है, यानी अपने जीवन काल में वो 8,000 घंटे सेवा देती है CFL। और तापदीप्त बल्ब है वो 12,000 घंटे सेवा देता है। और इसी के साथ जो LED का जीवन काल है वो 50,000 घंटे होता है। LED का जीवन काल 50,000 घंटे होता है। तो इसका मतलब ये जो LED है और जो CFL है वो अधिक ऊर्जा दक्ष उपकरण है, यानी इससे ऊर्जा की खपत को काफ़ी मात्रा में कम किया जा सकता है। तो इस प्रकार जो है वो आज के इस वीडियो में हमने ऊर्जा जो है ऊर्जा को कम करने के कौन कौन से उपाय हैं उनके बारे में हमने चर्चा